हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आज आपका स्वागत है। आज है 21st ऑफ दिसंबर 2023, 21 दिसंबर 2023 एंड वी आर बैक विद इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फॉर द इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस को जो इम्पोर्टेंट न्यूज है आज के न्यूज़पेपर में वो देखते हैं। टाटा मोटर्स एक्सपेक्ट्स पैसेंजर कार सेल्स टू बीट ऑल रिकॉर्ड्स नेक्स्ट ईयर। बेसिकली टाटा मोटर्स है वो बहुत ही एग्रेसिवली जो पैसेंजर व्हीकल मार्केट है उसके अंदर अपने ईवी व्हीकल सेगमेंट को भी और हाइब्रिड सेगमेंट को भी बूस्ट अप करने की कोशिश करता रहा है काफी। अभी इंडिया में रिसेंट ईयर में उसने बैक टू बैक नए मॉडल्स निकाले हैं। टाटा मोटर्स इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मेकर expects next year both calendar year as well as fiscal year to be the best on record in terms of sales volume of the country। बेसिकली अगला जो साल है टाटा मोटर्स वो चाहे फिजिकल ईयर की बात करें चाहे कैलेंडर ईयर की, वहां पे अपनी सेल्स को बेस्ट ईयर, जो भी सेल्स का बेस्ट ईयर है उसको बनाने की तैयारी में है। टाटा मोटर्स दोनों ही सेगमेंट, इलेक्ट्रिक सेगमेंट और कन्वेंशनल सेगमेंट, दोनों के अंदर ही अपने नए मॉडल्स निकालने की तैयारी में है। अपने जो टाटा की ऑलरेडी जो हैरियर वर्जन है और पंच वर्जन है उसका टाटा अभी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट भी निकालने की तैयारी में चल रहा है। हैरियर और पंच का इलेक्ट्रिफाइड वर्जन निकाल रहा है, ये प्लान कर रहा है आने वाले कमिंग कैलेंडर ईयर के अंदर। तो और इसके साथ ही एक कर्व एसयूवी, इसके साथ ही एक नई एसयूवी सेगमेंट जो कि जिसका नाम होगा कर्व एसयूवी विल बी ऑटोमेकर्स फर्स्ट न्यू ब्रांड इन 3 इयर्स। 3 साल के बाद पहला नया एक ब्रांड निकालने की तैयारी में है टाटा ब्रांड, दैट इज कर्व एसयूवी। 2023 की जो इसके सेल्स प्रोस्पेक्ट्स है वो 5% की ग्रोथ टू 5,50,000 पैसेंजर व्हीकल की इनके जो टारगेट था और जो कि हाईएस्ट था अभी तक। बट नेक्स्ट ईयर का इनका जो टारगेट है दैट इज टू ग्रो द सेल्स बाय 10 इयर्स इन 2024। 10% तक अपनी सेल्स को ग्रोथ करने का इनका टारगेट है। बेसिकली टाटा अपने जो सेगमेंट्स है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी और कन्वेंशनल सेगमेंट में भी बहुत ज्यादा बूस्टअप करने की तैयारी में है। कल हमने देखा था कि जो फोर्ड की सनम जो फैक्ट्री है गुजरात के अंदर उसको भी टाटा मोटर्स ने अपनी ईवी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए एक्वायर किया था, जो फोर्ड की फैसिलिटी को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा, जो गिफ्ट निफ्टी है बेसिकली 75 पॉइंट्स नीचे था। उसके बाद आज जैसे ही मार्केट ओपन हुई, मार्केट भी 0.5% से, चाहे वो निफ्टी 50 हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, गिरावट देखने को मिली। मोस्टली स्टॉक्स के अंदर काफी गिरावट देखने को मिली। ये जो हमने जो 2 दिन पहले डिस्कशन किया था कि ये 7 वीक की रैली का हमने बहुत सालों से देखा है, राइट फ्रॉम 2009, कि ये 7-8 वीक की रैली के बाद एकदम 2 स्टेप्स डाउनवर्ड होता है, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। अभी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को इंस्टेंटली नहीं मिली है मार्केट के अंदर, बट थोड़ा सा 0.5% का गिरावट आई है। तो अभी ये ट्रेंड क्या बुलिश साइड कंटिन्यू रहेगा या बियर साइड पे जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ये बुलिश ट्रेंड चलता रहेगा और स्टॉक्स तेजी दिखाएंगे। बट अभी कॉशियसली ट्रेड करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई को बोथ सेंसेक्स एज वेल एज निफ्टी दोनों क्रॉस कर चुके हैं और अभी मार्केट थोड़ा स्टेगनेंट हुआ है, ओवरबॉट कैटेगरी के अंदर चल रहे हैं और अभी नीचे आने की संभावना दिखाई दे रही है। देन इज CCI सीक्स डिटेल्स फ्रॉम रेलिगेयर ऑन बर्मन्स मर्जर रोल प्लान्स। हमने बात की थी कि जो रेलिगेयर है, रेलिगेयर्स के अंदर अभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था रिलेटेड टू बर्मन्स और उनके जो करंट चेयरमैन है उनको लेके। तो उसके बारे में हमने बहुत डिटेल से किया था कि रेलिगेयर का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके अंदर बर्मन्स ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि कोई ना हमारा रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। अभी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उस रेलिगेयर से रिटर्न में रिप्लाई मांगे है, एक शोकोज नोटिस किया है जिसके अंदर रेलिगेयर को अपना रिप्लाई देना है और जिसके अंदर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो कम्युनिकेशंस मांगी हैं जो कि हुई हैं बर्मन्स के बीच में और रेलिगेयर एंटरप्राइज के बीच में। किस पीरियड के दौरान हुई है? 13 अक्टूबर 2017 टू 25 सितंबर 2023। इस पीरियड के दौरान जो इनकी आपस के अंदर कम्युनिकेशन हुई है बाय वट एवर मीन्स, बाय लेटर और मेल, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन मांगी है। ठीक है, ये वो पीरियड था। बेसिकली यही पीरियड क्यों चूज किया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, क्योंकि ये वो पीरियड था व्हेन द प्रोमोटर्स ऑफ एफएमसीजी मेजर डाबर एक्वायर्ड द शेयर्स इन फाइनेंशियल सर्व। जो एफएमसीजी सेगमेंट आपको पता है, डाबर ब्रांड घर घर में है, डाबर का च्यवनप्राश,
तो ये बर्मन्स जो हैं ये डाबर कंपनी के मालिक हैं और उन्होंने फिर स्टेक्स खरीदे थे किसके अंदर, उन्होंने स्टेक्स खरीदे थे रेलिगेयर एंटरप्राइज के अंदर। कल हमने इक्विटी शेयर स्टॉक्स इस चीजों की बात की थी। अभी उनका जो बर्मन्स है अभी उनका 5% और स्टेक खरीदने का रेलिगेयर एंटरप्राइज में कवायद चल रही है। द रेगुलेटर ऑब्जर्व दैट बर्मन डिड नॉट इन्फॉर्म इट अबाउट देयर इनिशियल एक्विजिशन ऑफ रेलिगेयर शेयर्स। बर्मन ने जब इनिशियली जब शेयर्स खरीदे थे उसकी कोई जानकारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दी थी एंड हैव नाउ sought अप्रूवल फॉर देयर proposed परचेज ऑफ 5% स्टेक through secondary market transaction and the planned offer for buying an extra 26% from the company's public shareholder। अभी जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बर्मन्स अपने आप को मेजोरिटी में लाने के लिए सो दैट उनका बोर्ड पे कंट्रोल हो जाए रेलिगेयर एंटरप्राइज का, वो 5% सेकेंडरी मार्केट से और बाकी 26% एक्स्ट्रा स्टेक्स बाय करने की प्रोसेस में है थ्रू ओपन ऑफर फ्रॉम पब्लिक शेयर होल्डर्स। तो ये पब्लिक शेयर होल्डर्स से हैं। अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रेलिगेयर एंटरप्राइज से इसके बारे में कुछ जानकारी मांगी है, एक नोटिस सर्व हुआ है और उसके रिस्पॉन्स के अंदर रेलिगेयर एंटरप्राइज ने अपने आंसर्स दे दिए हैं बट दे हैव नॉट मेड इट पब्लिक टिल दी प्रेस टाइम। तो देखते हैं कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया इसके अंदर आगे क्या स्टेप्स लेता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। H1B visa document renewal begins 29th of January 2024, open only to Indians and Canadians। आपने देखा है कि H1B वीजा है जो उससे रिलेटेड जो यूएस का वीजा है H1B उससे रिलेटेड काफी समय से कंट्रोवर्शियल इश्यूज चल रहे हैं। जो बाहर काम करते हैं उनको भी रिन्यूअल से रिलेटेड काफी परेशानियां आ रही थी। तो अभी रिसेंटली अमेरिका ने यूएस ने फाइनली इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी है। तो ठीक है, उसमें क्या रहेगा, वो H1B वीजा जो होल्डर्स हैं उनके वर्क परमिट्स को रिन्यू करेंगे, दैट टू फ्रॉम द यूएस ओनली, विद इन द यूएस ओनली। अभी H1B वीजा से रिलेटेड ही इनकी रिन्यूअल हो जाएगी जो वर्क परमिट है। इन अ रिसेंट फेडरल रजिस्टर अनाउंसमेंट द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज अनवेल्ड that the initiative is set to kick off from January 29, 2024। 2024 29 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा और इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स और प्रोसीजर दिए गए हैं इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स के और ये मैक्सिमम ऑफ 20,000 इंडिविजुअल्स को ही प्रोग्राम अकोमोडेट किया जाएगा फर्स्ट फेज के अंदर। ठीक है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ एक कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स की रखी गई है कि इस पीरियड्स के दौरान जिन्होंने H1B वीजा यूएस कंसुलेट इन कनाडा एंड इंडिया के अंदर से जिन्होंने एक्वायर किया था हम उन्हीं के H1B वीजा रिन्यू करेंगे। तो बेसिकली इसके लिए एक वेबसाइट भी, डेडिकेटेड वेबसाइट भी इन्होंने बना दी है और सबसे बड़ी मेजर बात इसमें ये क्या है, वो सिर्फ H1B वीजा होल्डर्स के ही वर्क परमिट रिन्यू करेंगे, उनके डिपेंडेंट्स के नहीं, उनके डिपेंडेंट्स का रिन्यूअल नहीं होगा। द पायलट प्रोग्राम इज एक्सक्लूसिवली कैटर्स टू दी principal H1B visa holders, omitting dependents from its scope। This moves aligns with the department's strategy to manage the renewal program efficiently। तो बेसिकली अभी जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है दैट इज H1B वीजा होल्डर, सिर्फ उन्हीं का रिन्यूअल होगा, उनके डिपेंडेंट्स का रिन्यूअल नहीं होगा। सो आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन द वीजा ऑफिस डिटरमिन दैट अदर वीजा कैटेगरी इंक्लूडिंग H4S, जो उनके डिपेंडेंट होते हैं H1B के उनको बोला जाता है H4S। तो H4S एप्लीकेंट को रिन्यू करने में और ज्यादा टेक्निकल और ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आएंगे, इसलिए फॉर द फर्स्ट फेज वी आर जस्ट रिन्यूइंग द वर्क परमिट वीजा फॉर H1B क्लास। बेसिकली ये क्यों किया गया है, दिस इज अ पायलट प्रोग्राम फॉर H1B प्रिंसिपल एप्लीकेंट ओनली which also maximize the department's direct impact on the US industry partner। बेसिकली जो H1B वीजा परमिट वाले हैं उनको बाहर भी ट्रेवल करना पड़ता है, तो ये यूएस की इंडस्ट्री पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा एंड द एम्प्लॉइज में नीड टू ट्रेवल अब्रोड फॉर वर्क पर्पसेस एंड रिस्क बीइंग अनेबल टू इमीडिएटली रिटर्न इफ देयर वीजा इज एक्सपायर्ड, अगर उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है तो करंटली अभी कुछ टाइम स्लॉट्स दिए गए हैं राइट फ्रॉम 29 ऑफ जनवरी 2024। इसके अंदर सिर्फ इंडिया और कैनेडियन H1B वीजा होल्डर्स के वीजा वर्क परमिट को रिन्यूअल की परमिशन दी है यूनाइटेड स्टेट्स ने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट।
Then is RBI circular impact. Bank may have to set aside more cash. AIF inflows to be hit. बेसिकली आरबीआई ने अभी रिसेंटली एक सर्कुलर निकाला है। जो सर्कुलर है उसके अंदर ये बोला गया है कि आरबीआई ने प्रोहिबिट किया है बैंक और एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करने से मना किया है अभी कि आपको एआईएफ्स के अंदर अभी फॉर द टाइम बिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, टू प्रिवेंट क्वेश्चनेबल असेट ट्रांसफर। कई बार क्या होता है, अपनी लोन बुक्स को एवरग्रीनिंग करने के लिए अपने असेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पे, एनबीएफसी और बैंक्स। सो इट विल अफेक्ट बोथ लार्ज बैंक्स एज वेल एज एनबीएफसी इन्वॉल्व्ड इन एआईएफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इंपैक्ट इनको, जो एनबीएफसी और बैंक को काफी इंपैक्ट करेगा। दिस आरबीआई मेजर इम्पोजेस सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसीज। तो ये बेसिकली अभी एक सर्कुलर निकाला है आरबीआई ने, तो इनको अभी रेस्ट्रिक्ट किया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? दिस इज बाउंड टू इम्पैक्ट एआईएफ्स एबिलिटी टू रेज फंड फ्रॉम सच इन्वेस्टर। जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जो हैवीली डिपेंडेंट होते हैं बैंक्स पे और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ये सर्कुलर। बेसिकली देख लें तो फर्स्ट हाफ जो 2023 का फर्स्ट हाफ था, उसके अंदर 15 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रजिस्टर्ड हुए थे एंड ओवर 50 अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन विद सेबी। सेबी के पास इनका बेसिकली रजिस्ट्रेशन रहता है और 50 लोगों ने अप्लाई किया था, 50 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 15 को अप्रूवल मिली है सेबी से। बैंक्स इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन विद ग्रोस एनपीए एट डिकेड लो। बेसिकली अभी करंटली बैंक जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो अभी पूरे डिकेड की देखा जाए तो उसमें कम है, दैट इज 3.9% ही है। बात करें मार्च 2023 की, तो एनपीए का बहुत बड़ा इश्यू रहता है बैंकिंग के लिए, क्योंकि लोग जो असेट होते हैं, लोग उसके अंदर लोन पे नहीं करते और वो बाद में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन जाते हैं। तो अभी बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा बूम कर रहा है और अभी एनपीए भी बहुत कम है। अभी आरबीआई ने 30 डेज की डेडलाइन दी है किनको, बैंक्स को और एनबीएफसीज को, टू लिक्विडेट द इन्वेस्टमेंट in an AIF if it downstream the investment in a debt company, in a debtor company। बेसिकली 30 दिन की एक डेडलाइन दी है कि आपको जो भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करना है 30 दिन के अंदर अंदर। ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है, ये देखते हैं ये क्या होता है। एआईएफ बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, किस टाइप के फंड होते हैं ये देखते हैं। बेसिकली देखते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंडिया की बात करें तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आर डिफाइंड इन रेगुलेशन 2(1)(b) ऑफ द सेबी एक्ट। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012, एक रेगुलेशन आई थी सेबी के अंडर। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 आई थी, जिसके तहत इसको डिफाइन किया गया है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को डिफाइन किया गया, तो इट रेफर्स टू अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड वेदर फ्रॉम इंडिया और फॉरेन सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट और अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब ये एक फंड होता है जो कि चाहे इंडियन करें, ये प्राइवेटली पूल्ड फंड होता है। प्राइवेट इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेन एंटिटी हो, या वो ट्रस्ट हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, प्रोप्राइटरशिप हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो। ठीक है। सो इन इंडिया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आर द प्राइवेट फंड्स which are otherwise not coming under the jurisdiction of any regulatory agency in India। सिर्फ इनको रजिस्ट्रेशन देता है सेबी, सभी रजिस्ट्रेशन देता है। और कितने कैटेगरी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं देखते हैं। एज पर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड shall seek registration in one of the 3 following categories। 3 तरह के होते हैं, इनमें से एक में उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेबी से। कैटेगरी 1 बेसिकली होते हैं, दीज मेनली इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स और एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और एनी अदर सेक्टर विच गवर्नमेंट कंसिडर्ड इकोनॉमी एंड सोशली वायबल। तो
कैटेगरी वन के जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, कैटेगरी वन, वो फंड होते हैं जो बेसिकली या तो स्टार्टअप्स के अंदर करेंगे या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसको गवर्नमेंट इकोनॉमिकली और सोशली वायबल समझती है। जो कैटेगरी टू के फंड होते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वो जो होते हैं जो कि प्राइवेट इक्विटी फंड होते हैं या फिर डेट फंड होते हैं। दीज आर ईदर प्राइवेट इक्विटी फंड और डेट फंड फॉर विच नो स्पेसिफिक इंसेंटिव और कंसेशन आर गिवन बाय गवर्नमेंट और एनी अदर रेगुलेटर। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये या तो किसी कंपनी की इक्विटी ले ली या उसको डेट दे दिया, उसको एज अ डेट इन्वेस्टर बन गए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं देती, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ उस चीज को इकोनॉमिकली और सोशली वायबल होने की गारंटी नहीं देती है। और तीसरी जो है कैटेगरी थ्री ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, दीज आर द हेज फंड्स और फंड विच ट्रेड विद द व्यू टू मेक शॉर्ट टर्म रिटर्न। ये बेसिकली फ्लेक्सिबल जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं, हेज फंड भी बोलते हैं इनको। ये बेसिकली स्मॉल टाइम के स्मॉल टर्म्स रिटर्न देने की बात रहते हैं। एंड सच अदर फंड्स विच आर ओपन एंडेड और फॉर विच नो इन्वेस्टमेंट और कंसेशन आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये फंड्स वो होते हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। ये हेज फंड होते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने, सिक्योर करने के लिए होते हैं और स्मॉलर टर्म्स के अंदर बिग रिटर्न के लिए, मतलब रिस्कियर इन्वेस्टमेंट होती है ये। और यहाँ पे गवर्नमेंट इसके लिए भी कोई इंसेंटिव या कंसेशन नहीं देती है। बेसिकली जो कैटेगरी वन और टू के जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो क्लोज एंडेड होते हैं, मतलब उनका टेन्योर फिक्स होता है। द टेन्योर शैल बी डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड शैल बी मिनिमम ऑफ 3 ईयर। तो मतलब कैटेगरी वन और कैटेगरी टू, इन दो कैटेगरी के जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो एक क्लोज एंडेड फंड है, मतलब उनकी मियाद, उनकी कितने समय के वो हैं, वो पूरी वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही डिसाइड की जाती है। और मिनिमम 3 इयर्स की तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है। और जो कैटेगरी थ्री अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जैसे कि हेज फंड है, उनकी ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, वो क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं, मतलब उनकी जो मियाद है वो शुरू में डिसाइड नहीं की जाती। इट कैन बी ओपन एंडेड, इट कैन बी। दीज आर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। डिटेल्स के अंदर हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का एक और वीडियो लेके आएंगे जब पूरी इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से करंट सिनारियो तक कंप्लीट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस इन अवर टुडे डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।